नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। एडवोकेट कृष्ण कुमार त्रिपाठी। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए। और इस वीडियो में मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट जजमेंट्स के बारे में बताऊंगा जिसमें कि भरण पोषण का फैसला पति के पक्ष में हुआ है। और कुछ ऐसे जजमेंट्स के बारे में भी बताऊंगा जिसमें क्या कहते हैं, जो पति जो है उसने पत्नी से भरण पोषण लिया है। तो दोस्तों, आप मेरे इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। दोस्तों, भरण पोषण का जो मुकदमा होता है और जो ये एक स्टेज है भरण पोषण की, ये बड़ी घातक है मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में। अक्सर ये देखने को मिलता है कि अदालतें बिना सच्चाई जाने, बिना फैक्ट को समझे कुछ भी भरण पोषण मन से लगा देती हैं और पति को इसका बहुत ही गंभीर परिणाम भोगना पड़ता है। और हालांकि इसमें पति की गलती तो नहीं बोल सकते, लेकिन कहीं ना कहीं पति के वकील की गलती होती है। शुरुआत में ही सारे फैक्ट कोर्ट के सामने नहीं रखे जाते। जब आपको पता है कि आपका भरण पोषण आपको देना ही पड़ेगा और आपके ऊपर पत्नी ने भरण पोषण लगाया है, तो एनी हाउ कि कुछ भी कर लीजिए, भरण पोषण जो है आपका खारिज नहीं होगा। तो सीधी सी बात है कि आप शुरुआत से इतनी तैयारी करके रखें कि अगर भरण पोषण आपके ऊपर लागू होता भी है तो कम से कम लागू हो। मगर मुझे, जैसा कि हमने अक्सर देखते हैं, मैं भी कोर्ट जाता हूं तो मैं रेगुलर देखता हूं कि कई ऐसे एडवोकेट्स हैं और सभी केसों की कहानी है कि कोई भी एविडेंस फैक्ट शुरुआत में रखे ही नहीं जाते, जिसके कारण कोर्ट शुरुआत से ही भरण पोषण को कुछ इस तरह से थोपना शुरू कर देती है कि पति की लाइफ में दिक्कतें ही दिक्कतें आती रहती हैं। जो अभी लेटेस्ट तो नहीं कह सकते, लगभग 2 साल हुआ है मेरे ख्याल से, रजनीश वर्सेस नेहा वाला जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया, उस जजमेंट को अगर ध्यान से पढ़े तो उसमें ये लाइन भी जोड़ी गई है कि भरण पोषण इस तरह से ना थोपा जाए पति के ऊपर जो पति के लिए सजा जैसा हो। उसमें क्लियरली ये बात मेंशन है। ठीक है दोस्तों, तो सीधी सी बात है, भरण पोषण एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पहलू होता है और लगभग सभी पति जो हैं जिन पर मैट्रिमोनियल केसेस चल रहे हैं वो इसी पॉइंट से दुखी रहते हैं कि मेरी सैलरी इतनी नहीं है जितना भरण पोषण थोप दिया गया है, या फिर मेरी सैलरी के मुताबिक नहीं थोपा गया, सैलरी कम है और उसके मुताबिक जो भरण पोषण है वो कहीं ना कहीं मेरे ऊपर एक बर्डन जैसा है। ठीक। एक चीज़ ध्यान रखिए कि अगर मैंने कई वीडियो में बताया हुआ है कि 2 ही ऐसे कारण हैं जिसमें आप भरण पोषण से बच सकते हैं। 2 बोल लीजिए या 3 बोल लीजिए, या तो पत्नी सफिशिएंट कमाती हो, या फिर पत्नी कैरेक्टरलेस हो, या फिर पत्नी ने बिना कारण के घर छोड़ा हो। पति का कैरेक्टरलेस हो तो सीधी सी बात है, उसको आप कैसे तैसे साबित कर सकते हैं। वो सफिशिएंट कमाती है ये भी इजीली प्रूव हो जाता है, मगर अधिकतर केसों में दोनों कहानियां नहीं होती हैं। ये कहानियां गिने चुने केसों की हैं। अधिकतर केसों की कहानियां ये हैं कि पत्नी ने बिना किसी कारण के घर छोड़ा है। तो ऐसे मामलों में पत्नी को भरण पोषण नहीं मिलेगा, लेकिन शर्त यह है कि आप केस के शुरुआत से ही इस चीज़ पर फोकस करें। कोई सा भी केस लगा हो, डोमेस्टिक वायलेंस का, 498 का, या डाइवोर्स का, अगर डाइवोर्स का भी लगा है, उसके अलावा आपने सेक्शन 9 लगा दिया है या पत्नी ने 125 लगा दिया है, कुछ भी कोई सा भी केस है, उसमें इस पॉइंट को जगह जगह पर जोर देकर बताइए कोर्ट को। इससे संबंधित एविडेंस कलेक्ट कीजिए। एक, क्योंकि किसी में भी ये साबित हो गया, 498 में साबित हो गया कि बिना कारण के पति ने घर छोड़ा, 125 में साबित हो गया, तो डाइवोर्स केस, 125 के जो केस हैं, मेंटेनेंस केस जो भी है, उसमें आपको भरण पोषण नहीं देना पड़ेगा। मगर हम इसको साबित करने की कोशिश ही नहीं करते। भाई 2 या 3 ही पॉइंट हैं जिस पर पति भरण पोषण से बच सकता है। या तो पत्नी सफिशिएंट कमाती हो, या फिर उसका कैरेक्टर गंदा हो, या फिर बिना कारण के घर छोड़ा हो। पहले 2 पॉइंट किसी किसी केस में हो सकते हैं,
लेकिन तीसरा पॉइंट 90% केसों में होता है। तो अगर उसके पास घर छोड़ने का कोई पर्याप्त कारण नहीं है, अपने ईगो में आके उसने घर छोड़ा है और वो अपने हिसाब से घर को चलाना चाहती है मगर चल नहीं पाया इसलिए छोड़ा है, आप इस बात को कोर्ट में साबित कर दीजिए। शुरुआत से इस पॉइंट पे फोकस करेंगे तो कोर्ट में साबित हो जाएगा। लेकिन मैंने देखा है कि इस पे फोकस ही नहीं किया जाता। वकील बोलता रहता है कि हाँ हम कोशिश करेंगे कम करवाने की, फलाना ढिमका, मगर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एक सवाल ये भी पूछा जाता है कि क्या जो पति होता है पत्नी से भरण पोषण मांग सकता है? हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 24-25 के तहत पति जो है पत्नी से भरण पोषण मांग सकता है, ठीक है, मगर उन कंडीशन में मांग सकता है जब पति खुद जो है पति की आर्थिक स्थिति अच्छी ना हो और पत्नी की आर्थिक स्थिति अच्छी हो। अधिकतर जो जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पत्नी को उसी तरह का लाइफ स्टाइल यानी जीवन स्तर जीने का अधिकार है जैसा जीवन स्तर पति का है। तो अगर पति ज़्यादा कमा रहा है तो उससे ज़्यादा भरण पोषण लिया जाता है, ये कहते हुए कि जैसा पति जी रहा है वैसा पत्नी को भी जीने का अधिकार है। तो ठीक उसी तरह से ये चीज़ वाइस वर्सा भी लागू होती है कि पति को भी वही जीवन जीने का अधिकार है जो पत्नी को है। तो अगर पत्नी ज़्यादा कमा रही है तो पति उससे भरण पोषण मांग सकता है और उन कंडीशन में 101% मांग सकता है जहाँ पर पति कमाने में सक्षम नहीं है लेकिन पत्नी अच्छा कमा रही है। कई बार ये होता है कि लंबे समय तक पति जो है वो जॉब वगैरह नहीं कर पाता है पत्नी कमाती रहती है और एक समय बाद आप भी जानते हैं कि जॉब नहीं मिलती। किसी की उम्र 35-40 साल हो गई है, 45 हो गई है, तो अब उसको जॉब मिलना लगभग मुश्किल है। तो ऐसे मामलों में पति जो है वो पत्नी से भरण पोषण मांग सकता है। इसी मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था, आप चाहें तो कॉपी पेन लेके बैठे हो तो इसको नोट कर सकते हैं। श्रीमती चंद धवन वर्सेस जवाहरलाल धवन 93 का ये जजमेंट है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट के जनरल के पेज नंबर 298 जजमेंट आपको मिल जाएगा। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि जो धारा 24 और 25 हिंदू मैरिज एक्ट की हैं ये जेंडर न्यूट्रल हैं। इसमें पति पत्नी में से कोई भी व्यक्ति जो है वो भरण पोषण की मांग कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा भाग्यश्री वर्सेस जगदीश, ये पिछले इसी साल का जजमेंट है। 26 फरवरी 2022 को जजमेंट आया और इसमें रिट पिटिशन लगी थी जिसका नंबर है 2527/2021। बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट है जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट में हाई कोर्ट ने पत्नी को आदेश किया कि वो पति को हर महीने 15,000 रुपये का भरण पोषण दे और लाइफ टाइम देना पड़ेगा पत्नी को ये भरण पोषण। पति को पत्नी देगी पति को 15,000 रुपये महीना। जो एरियर्स वगैरह बकाया है वो भी पत्नी को क्लियर करने का आदेश क्या कहते हैं बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिया था। इसके अलावा रानी सेठी वर्सेस सुनील सेठी, ये दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है। इसमें भी पत्नी को आदेश दिया गया कि आप पति को भरण पोषण दें। इसके अलावा ललित मोहन वर्सेस तृप्ता देवी, ये जजमेंट है जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का है। निव्या वीएम वर्सेस शिव प्रसाद एनके, केरला हाई कोर्ट का ये जजमेंट है। इसके अलावा यशपाल सिंह ठाकुर वर्सेस श्रीमती अंजना राजपूत, ये एमपी हाई कोर्ट का जजमेंट है। तो ये वो जजमेंट्स है जहाँ पर पत्नी को आदेश दिया गया कि वो अपने पति को भरण पोषण दे। इसमें कई जजमेंट कुछ लेटेस्ट हैं और कुछ पुराने हैं, लेकिन अगर आप इनका इस्तेमाल करेंगे तो खैर जो भी रिजल्ट आया, लेकिन कम से कम इस्तेमाल तो कीजिए। एक केस को उलझाने वाला मतलब प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, लेकिन लोग इस्तेमाल ही नहीं करते। सोचते कौन पड़े पछड़े में, वकील को फीस देते जा रहे हैं, भरण पोषण देते जा रहे हैं, टेंशन लेते जा रहे हैं, मगर जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है। और फिर कुछ ऐसे केसेस जहाँ पर पति के फेवर में जो मेंटेनेंस ऑर्डर हुआ है, मतलब कहने का मतलब है कि मेंटेनेंस केस पति के फेवर में गया। पति के फेवर में गया का मतलब ये कि या तो पति केस जीत गया और पत्नी को मेंटेनेंस नहीं मिला,
या फिर क्या कहते हैं, कम से कम या बहुत नॉमिनल मेंटेनेंस पति के ऊपर अप्लाई किया गया। मतलब कुल मिलाकर पति की ही जीत हुई, एक तरीके से हम कह सकते हैं। इसमें शिव कुमार यादव वर्सेस श्रीमती संतोषी यादव, ये एक जजमेंट है। ये सभी जजमेंट आपको इजीली गूगल पर मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आप लोग पढ़े लिखे हैं तो आप आसानी से इन जजमेंट्स को ढूंढ सकते हैं, ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं करना है। फिर ललित मोहन वर्सेस तृप्ता देवी, उसके अलावा श्रीमती कंचन वर्सेस कमलेंद्र, उसके अलावा गुरविंदर सिंह वर्सेस मंजीत कौर, उसके अलावा आलोक कुमार जैन वर्सेस पूर्णिमा जैन, इसके अलावा रानी सेठी वर्सेस सुनील सेठी, हेमलता बेन वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, कुमार सेन वर्सेस अस्वाथी, मनोकरण राम मूर्ति वर्सेस एम देवला। तो ये वो जजमेंट्स हैं जहां पर पति ने भरण पोषण के केस जीते हैं। कुछ जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के भी हैं जहां पर पति ने मेंटेनेंस केस जीता है। इसके बारे में भी हम अपने आने वाले वीडियो में आपको बताएंगे। मगर एक चीज़ ध्यान रखें कि कोई भी फैमिली मैटर्स, जो फैमिली के केसेस रहते हैं, क्रिमिनल हो, जो सिविल हो, जिसमें आप फंसे हुए हैं, 498 डोमेस्टिक वायलेंस क्रिमिनल केसेस हैं, डाइवोर्स हो गया, ये सिविल सूट होता है। 125 क्वासी क्रिमिनल कह सकते हैं इसको। तो अगर आप इन केसों में फंसे हैं तो आप इन केसों में तभी जीत सकते हैं, या ये सभी केस तभी ख़त्म हो सकते हैं जब आप अपनी तरफ से काउंटर केस करें। लोग काउंटर केस नहीं करते। आप सबसे बड़ी गलती ये रहती है कि जैसे ही केस लगा हमारे ऊपर, हम जो हैं थोड़ा घबरा जाते हैं, और घबराने के साथ साथ हम मूर्खता करना शुरू कर देते हैं। पैसे की कंजूसी भी करते हैं लोग, ठीक है, कौन पैसा दे, कौन क्या करे, और अंदर में घुटते रहते हैं। ये बहुत बड़ी दिक्कत है। बेहतर हो कि थोड़ा दिमाग लगा के ठंडे दिमाग से अगर काम करेंगे तो ज़्यादा सफलता मिलने के चांसेस हैं। स्टार्टिंग में कोई काउंटर केस नहीं करते। पत्नी ने 498 लगा दिया, एफआईआर में लिख रही है कि हमने दहेज दिया था, तो ये नहीं कि पत्नी के ऊपर दहेज देने का मुकदमा दर्ज करवाएं, ठीक है। पुलिस दर्ज नहीं कर रही तो कोर्ट को दर्ज करना पड़ेगा, क्योंकि पत्नी लिख के दिया है तो दर्ज तो करना ही पड़ेगा। लेकिन नहीं, हम ये काउंटर केस नहीं करना चाहते। अपनी माँ या बहन की तरफ से हम पत्नी पर घरेलू हिंसा का मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं, मगर नहीं करवाते। पत्नी गहने चोरी का, गहने रख लेने का आरोप लगाती है, धारा 406 आईपीसी में कार्रवाई कर देती है, वो उसमें भी एफआईआर हो जाती है। लेकिन हम धारा 406 आईपीसी में एफआईआर नहीं करते कि मेरे बहुत सारे पैसे ले गई है, मेरी माँ के गहने ले गई है, मेरी बहन के गहने ले गई है। कर सकते हैं हम, क्यों नहीं करते। काउंटर केस हम फाइल करना ही नहीं चाहते, और उसमें भी वही मन में हजार वो रहता है कि कौन करे। वकील को अगर करने का बोलेंगे वो ज़्यादा पैसा मांगेगा, फलाना ढिमका। यहाँ पत्नी दुनिया भर के तीर कमान छोड़ने जा रही है, और हम बचाव तक नहीं कर पा रहे हैं। छोड़ने की बात तो बहुत दूर की है। जितने काउंटर केस आप कर देंगे उतना आपकी पत्नी के लिए घातक होगा। आखिरी में समझौता होगा आपके ही मन मुताबिक, मगर ये तभी होगा जब आप काउंटर केस करेंगे। आप काउंटर केस नहीं करेंगे तो ये संभव नहीं है। काउंटर केस आपको करने पड़ेंगे। मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट का एक बहुत रामबाण इलाज है कि आप काउंटर केस करें, ज़्यादा से ज़्यादा करें। या तो एफआईआर करें, पुलिस एफआईआर ना लिखे, सीधा प्राइवेट कंप्लेंट कोर्ट में लगा दें। इससे व्यक्ति परेशान होगा। कोर्ट में लगाएंगे, कोर्ट नोटिस जारी करेगी, वो भी घबराएगा, उसको भी दिमाग में जाएगी काउंटर केस शुरू हो गए हैं। एक केस हमने देखा था, ये सुप्रीम कोर्ट तक ये केस गया था, लगभग 2-3 साल पुराना केस है। इस केस का मुझे नाम तो नहीं पता, लेकिन इस केस में बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जहाँ पत्नी ने पति के ऊपर 15 से 20 मुकदमे दर्ज करवा दिए थे, जिसमें 498 वगैरह, घरेलू हिंसा, डाइवोर्स, 125, धारा 406, उसके अलावा जान से मारने की धमकी देना, पीछा करना, उसके अलावा पति के जो पिता हैं, भाई हैं, उन पर भी अलग से कोई छोटे मोटे मुकदमे दर्ज करवाना। इस तरीके से पत्नी ने लगभग 15 से 20 मुकदमे पति के ऊपर दर्ज करवा दिए थे।
पति भी कम नहीं था, उसने भी पूरी जान की बाजी लगा दी और उसने भी पत्नी के ऊपर कम से कम 30 मुकदमे दर्ज करवाए थे। और ये मामले में जज लोग पागल पागल हो गए थे, क्योंकि पति ने बहुत तगड़ा अटैक किया था पत्नी पे काउंटर केसों का। परिणाम ये हुआ कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। हाई कोर्ट ने भी हाथ जोड़ लिए, पति पत्नी से निवेदन किया कि आप लोग समझौता कर लो। पति ने हर जगह एक बात बड़ी दिलेरी के साथ कही कि सर, इतने सारे मुकदमे जो हैं महिला लगाती है, तब तो आप कुछ नहीं बोलते, आज एक पति ने इतने मुकदमे लगा दिए तो फिर आपको समझौता याद आ रहा है। जज लोग सभी निरुत्तर थे। जब सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया तो सुप्रीम कोर्ट के जजों ने भी पति पत्नी के सामने हाथ जोड़ लिए, कहा कि भाई ये केसेस वापस लो, आपस में या डाइवोर्स ले लो या एक साथ रहना शुरू कर दो, इसको वापस लो। सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के मीडिएशन सेंटर में उस केस को भेजा और जज ने पत्नी को भी काफ़ी समझाया, पति को भी समझाया, दोनों को काफ़ी हिदायत दी, तब जाकर दोनों में समझौता हुआ। दोनों ने अपने अपने केस वापस लिए, पति को भरण पोषण भी नहीं देना पड़ा, दोनों अलग हो गए। ये इसलिए पॉसिबल हुआ कि पति ने तगड़े काउंटर केस लगाए थे। ठीक है, ये अपन जो रोना रोते हैं कि पैसा नहीं है, गरीब हैं, फलाना ढंग, ये तो फालतू की बातें हैं। ठीक है, गरीब व्यक्ति बहुत सारे केस लगा देता है, केस लगाने में पैसा खर्च नहीं होता, और फिर खुद में लड़ने का दम हो तो ज़्यादा वकील पर डिपेंड रहने की ज़रूरत भी नहीं होती है। नहीं तो फिर क्या होगा कि अभी पैसा नहीं है, बाद में पत्नी पैसा वसूलेगी तो देना पड़ेगा, नहीं देना है तो जेल जाना पड़ेगा। तो बेहतर हो कि कोई भी ऐसा मुकदमा जब आप पर लगता है, शुरुआत से ही काउंटर केस करते रहें। ठीक है, कई ऐसे मौके मिल जाते हैं, उसमें काउंटर केस कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास एक केस है जिसमें कि लड़की लखनऊ से, उसने हमारे क्लाइंट पे केस लगाया हुआ है। अब उस केस में एक लूप होल ये है कि हमारे क्लाइंट को दहेज में बोले या उपहार में बोले, उन लोगों ने एक कार गिफ्ट करी थी। हमने क्या किया, वो जो कार वर्तमान में है वो लड़की के पास है, मगर वो हमारे क्लाइंट के नाम पर है। हमने काउंटर केस लगाया हुआ है, हमने सिविल सूट फाइल कर दिया है कि वो कार का पोजीशन हमको दिलवाया जाए। अब लड़की वाले परेशान हो रहे हैं, उनको तारीख में लखनऊ से मध्य प्रदेश आना पड़ता है और यूपी से एमपी। वो घबराते हैं कुछ नया ना हो जाए, कोई नया मुकदमा न दर्ज हो जाए, अब वो ही परेशान हो रहे हैं। उसके अलावा भी हमने कुछ और काउंटर केस करे हुए हैं। क्या क्या काउंटर केस किए जा सकते हैं, ये पूरी बात इस वीडियो में नहीं बताई जा सकती, क्योंकि कई चीज़ें लीगल होती हैं और कई चीज़ें थोड़ी हट के होती हैं। उन बातों को पब्लिक प्लेटफॉर्म पे खुल के नहीं बताया जा सकता। हाँ, अगर कोई हमसे सजेशन मांगते तो हम उसको फिर बताते हैं सब कुछ, लेकिन ऐसे हम नहीं बता सकते, वो फिर इलीगल हो जाएगा, वो फिर दिक्कत वाला काम हो जाएगा। क्योंकि मैं एक एडवोकेट हूँ, तो ऐसी एडवाइस अगर मैं ओपनली दूंगा तो क्या पता मेरे पर भी कुछ कार्रवाई हो जाए। तो ये एडवाइस हम लोग नॉर्मली ऐसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नहीं देते हैं कि कब कब क्या क्या काउंटर केस और भी कर सकते हैं। जैसे नॉर्मली जो कर सकते हैं मैंने बताया, इसके अलावा भी बहुत सारे काउंटर केस हम कर सकते हैं, मगर वो सभी बातें पब्लिक प्लेटफॉर्म पर डिस्कशन करना पॉसिबल नहीं है। तो सीधी सी बात है कि जब आप काउंटर केस करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं इन चीज़ों में बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा, मामला जल्दी निपटेगा और आप भी शेर की तरह दहाड़ सकते हैं कि आप मैंने इसकी ऐसी 12 बजा दी है। जो क्योंकि जहाँ जहाँ पर पति द्वारा काउंटर केस किए गए हैं, बस वहाँ वहाँ पर जो है पत्नी या उसका परिवार झुक गया है, और जहाँ जहाँ पर आप सिर्फ वही केस लड़ रहे हैं जो आपकी वाइफ ने लगाए हैं, तो सीधी सी बात है कि ऐसे केस आप लड़ते रहेंगे तो बहुत दिक्कत होगी, टाइम भी बर्बाद होगा, पैसा ही बर्बाद होगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि हमारा ये वीडियो और इस पे जो हमने कुछ बातें बताई हैं आपको समझ में आई होंगी। कोई क्वेश्चन वगैरह रहता है अगर आप लोगों का, तो हम उसको मैसेज बॉक्स में डिस्कस कर लेंगे। तब तक